जय हिंद दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। जोहार आप सभी का। और आप सभी जो हैं आज के इस क्लास में जानेंगे झारखंड जीके में झारखंड की जनजातियों के बारे में। और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी और जीएसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। जेपीएससी की बात की जाए दोस्तों तो लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ से झारखंड की कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएसएससी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ से लगभग 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कला और संस्कृति से पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन है, इस सीरीज़ को पूरा देखेंगे। 2 क्लासेस मैंने ले लिया है, ये तीसरा क्लास है जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं झारखंड की जनजातियों की विशेषता के बारे में। सबसे पहले क्लास में आपने पढ़ा था प्रजाति के बारे में और भाषा के बारे में। उसके बाद की क्लास में आपने पढ़ा कि यहाँ कितनी जनसंख्या किस किस मतलब जनजातियों की जनसंख्या को किस तरीके से अलग अलग वर्ग में रखा गया है। फिर आपने ये भी पढ़ा उनकी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख साधन, जैसे किसी का शिकार, किसी का पशुपालन, किसी का कृषि, किसी का नौकरी, किसी की मजदूरी, किसी का शिल्पकारी, तो उसके बारे में भी आपने पिछले क्लास में जाना था। आज की क्लास में उसी को थोड़ा और विस्तृत तरीके से जानेंगे। इनके गाँव के बारे में, इनमें मृत्यु, उसका संस्कार किस तरीके से, जन्म संस्कार कैसे होता है, विवाह संस्कार किस तरीके से होता है, इनमें आभूषण कैसे पहने जाते हैं, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं अगला भाग यानी कि तीसरा। और इसमें जनजातियों के गांव के बारे में जानेंगे, इनके गांव कैसे होते हैं दोस्तों। तो इनका जो गांव बसता है दोस्तों, प्रायः ये जो गांव होते हैं ये पहाड़ी के ऊपर होते हैं या फिर पहाड़ी के ढलानों पर होते हैं या फिर पहाड़ी के नीचे। पहाड़ी के ऊपरी सपाट भूमि पर गांव जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ढालों पर जैसे ऊपरी यहाँ पर गांव छोटे होंगे। यहाँ पर ढलान पर जो गांव होंगे वो थोड़े बिखरे हुए गांव होंगे। और गिरिपात क्षेत्र में यानी कि जो प्लेन एरिया है, जहाँ पर जैसे ये पहाड़ी है, इसके नीचे वाली जो भाग है, यहाँ पर जो गांव होगा वो गांव होगा ज़्यादा घना होगा, ये सघन गांव होगा। तो गांव के आपने 3 प्रकार देखे। ये पहला ऊंचाई पर बने गांव, ये होंगे थोड़े छोटे। ये ढाल पे बने हुए गांव होंगे बिखरे। और नीचे जो प्लेन एरिया में बने हुए गांव होंगे वो थोड़े घने गांव होंगे। तो ये गांव है जिस जनजातियों के, इस तरीके के गांव हुआ करते हैं। मैदानी क्षेत्र में जो प्लेन एरिया है वहाँ पर गांव प्रायः टांड भूमि पर बने हुए। देखिए झारखंड में 2 तरह की भूमि होती है, एक भूमि होती है टांड और दूसरी भूमि होती है दोन। जो ऊंची भूमि होती है उसको कहते हैं टांड और जो निचली भूमि होती है उसको कहते हैं दोन। तो टांड पर जो गांव बसा रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पर जो भूमि होती है मैदानी क्षेत्र में, जो टांड भूमि होती है ये थोड़ी अनुपजाऊ तरह की होती है, आप इसमें कृषि बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ गांव बना दिया जाता है। और जो दोन की भूमि होती है, जो निचली भूमि होती है, उसको कृषि किसानी खेती के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह की भूमियाँ आपको मैदानी क्षेत्र में मिलेंगी, टांड और दोन में बटी हुई, और टांड पर गाँव बसे होते हैं। बिरहोर एक जनजाति है और पिछले क्लास में इस जनजाति के बारे में ये चीज़ आपने पढ़ा था कि ये घुमंतू जनजाति होते हैं। और इनका जो पेशा क्या होता है, अब तो शिकार करना, और इनका पेशा क्या होता है तो अधिकतर खाद्य को संग्रह करना। और ये घुमंतू जनजाति, एक जगह से दूसरे जगह तक घूमने वाली जनजाति है। इनमें झोपड़ी जो बनी होती है उस झोपड़ी को क्या कहते हैं, बिरहोर का टंडा कहते हैं गाँव को। तो ये भी क्वेश्चन एक बार जेपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टंडा बिरहोर में गांव को कहा जाता है। और इनमें कुंबा बना होता है। कुंबा किसको कहते हैं, झोपड़ी को कहते हैं। अक्सर ये कुंबा शंकु आकार का, यानी आइसक्रीम की तरह, आइसक्रीम के आकार का ये कुंबा होता है। तो बिरहोर का टंडा जो गांव, तो केवल 5 से 7 कुंभों का ही समूह होता है, क्योंकि ये घुमंतू जनजातियां होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह, इनको तो गांव होते हैं इनके छोटे। अक्सर इसमें कितने कुंभे होंगे एक गांव में, तो 5 से 7 ही कुंभे होंगे जिसमें लोग निवास कर रहे होंगे। तो इस तरीके के कुंभे में बना करके आगे हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल जानेंगे, ये कुंभा किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए आज थोड़ा मैं आपको बता दूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये जान करके कि बिरहोर जनजाति में जो कुंभा बनाए जाते हैं वो लड़कियों के द्वारा, और ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा ये कुंभा को बनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के द्वारा जो कुंभा बनाया गया, अगर मान लीजिए कि इस कुंभे में
अगर इनका ये जो कुंबा है, अगर इस कुंबे से पानी, बरसात का पानी अगर चू जाता है तो उस लड़की से विवाह कोई नहीं करता है। लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड है कि लड़कियों के द्वारा बनाया गया जो कुंबा होता है उसमें से पानी नहीं चूता है। और बिरहोर की ये खासियत है कि इनके गांव को क्या कहा जाता है, टंडा, और इनके झोपड़ियों को क्या कहा जाता है, कुंबा। और 5 से 7 कुंबे का ही एक गांव बस जाता है इन लोगों का। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है अखड़ा। तो झारखंड में यहाँ के गांव की एक प्रमुख विशेषता होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको अखड़ा कहते हैं। तो अखड़ा के बारे में अब जानेंगे दोस्तों। ये फ्री लाइव क्लासेस है, आप सभी मेरे मित्र जो हमारे YouTube के हमारे सब्सक्रिप्शन है, तो आप सभी के लिए फ्री लाइव क्लासेस मिल रहे हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, जहां पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, तो वहां से आप PDF ले सकते हैं। YouTube पर आप क्लासेस कीजिए। तो अखड़ा इसको कहते हैं। गांव के मध्य में अखड़ा जो होता है वो नाचने और गाने का खुला जगह होता है। इस अखड़ा में आप नृत्य और संगीत का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मान लीजिए अगर किसी को पंचायत की बैठकी बुलाई जानी है तो वो भी जो है वो बैठकी कहाँ बुलाएंगे, तो इसी अखड़ा में वो बैठकी बुलाते हैं। और इसके किनारे अखड़ा में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। गांव की पंचायत की बैठकी और खास करके बथुड़ी, कोरवा, कोरा आदि में अखड़ा नहीं होता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जनजातियों में तो अखड़ा इनकी विशेषता है, लेकिन कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जिनमें अखड़ा का प्रचलन नहीं है। और वो कौन कौन सी जनजाति है, तो बथुड़ी है, कोरवा है, कोरा है, जहाँ पर अखड़ा नहीं होता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं और बिहार का BPSC की तैयारी करने में जो बेस्ट चैनल है, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो है दोस्तों अनअकैडमी। अनअकैडमी से आप BPSC की तैयारी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है बहुत कम खर्च में PT और मेंस की, अगर 70वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको PT और मेंस की आपकी तैयारी होगी एकलव्य बैच में मात्र 3,999 में। और आप लोगों के लिए टेस्ट भी वहाँ चलाया जा रहा है। अगर इसके सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो स्मृति 10 आप यूज़ करेंगे तो इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, ये कोड यूज़ करके। प्रत्येक दिन दोपहर में 12 बजे टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं। 30 मिनट का समय मिलता है। कंप्लीट ज्योग्राफी का बैच अगर लेना चाहते हैं तो 1299 का बैच है। अगर आप NCERT का पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं तो 999 का है। श्वेता मैम का निबंध का बैच लेना चाहते हैं तो 599 का है। आकृति मैम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका 899 का है। वैकल्पिक पेपर इतिहास है तो 1999 का यहाँ बैच लगा हुआ है। क्लासेस अगर लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, और फिर गाइडेंस, आपको सही गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता है। और अब बहुत सारे आपको नए नए फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। अब चलिए, हम लोग पहले अखड़ा के बारे में जान रहे थे, अब झारखंड जीके में अब हम लोग जानेंगे अखड़ा के अलावा सरना के बारे में, कि आखिर जो सरना स्थल होता है, आप लोग भी सुने होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं कि झारखंड में इनके गाँव की एक विशेषता होती है जिसको क्या कहते हैं, सरना कहा जाता है। और ये सरना जो होता है ये पूजा स्थल होता है, और यहाँ से भी कई बार एग्ज़ाम में आप लोगों के भर के क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि आखिर ये पूजा स्थल किस तरीके का होता है। देखिए, खेती करने और गांव बसाने के क्रम में जंगल को काटना पड़ा। आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि झारखंड में जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी समूह हैं, वो कहीं ना कहीं से आए हुए ये जनजातियां हैं और अलग अलग समय पे ये आई हैं। असुर जनजाति को सबसे प्राचीन जनजाति है असुर, जिसका आगमन नवपाषाण काल से देखा गया है। उसके बाद 600 ईसा पूर्व में मुंडा जनजातियों का आगमन हुआ और उसके बाद उरांव जनजाति आए।
लेकिन जब मुंडा जनजाति आए या फिर कोई इस तरीके की जनजातियों का आगमन हुआ तो झारखंड में जंगल झाड़ बहुत थे दोस्तों। इसको काट करके इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनाया, यहाँ पर इन्होंने खेती किसानी की और यहाँ पर भूमि को समतल करके और यहाँ पर खेती करना शुरू किया। तो उसके बाद ऐसी खेती करने के समय में क्या किया जाता था, या गांव बसाने के क्रम में जो जंगलों को काटा जाता था तो उसमें यहाँ के पेड़ों के झुरमुट मिलते हैं। क्यों, मतलब ये सरना में आपको पेड़ का झुरमुट मिलेगा। होता क्या है ना कि आप पेड़ को काटते हो तो बहुत तकलीफ लगती है कि ये पेड़ जो है मैंने इसको काटा अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खेती करने के लिए, लेकिन पेड़ को काटने से जो उन लोगों को तकलीफ होती थी उससे इन्होंने क्या किया कि जो झुरमुट होता है उसको बचा करके इन्होंने रखा, ठीक है ना। और बचा करके रखा ऐसे स्थल पर जहाँ पर उसको रखा जाता था, झुरमुट को बचा करके, उसी जगह को सरना कह दिया गया। और अगर कोई भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर बलि भी दी जाती है, चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। मान लीजिए कोई शुभ काम करने की शुरुआत भी यहीं से की जाती है, फसल हुआ तो यहाँ भी चढ़ाया जाता है जो अनाज। मतलब कि इन लोगों को लगता है कि कितना उन्होंने गलत काम किया है पेड़ को काट करके, इसीलिए उसका झुरमुट जिस जगह पे वो रखा जाता था उसी जगह से सरना का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और सरना स्थल जो है वो बना। और सरना स्थल बलि बाप रे हम डर गए, अचानक से कौन आया, अशोक डरा रहे यहाँ पूजा होता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है और बलि दी जाती है और यहाँ तपान दिया जाता है। और ये तपान दोस्तों हड़िया का बनता है और अक्सर पूजा पाठ में यहाँ जनजातियाँ हैं वो भोग लगाती हैं, तपान चढ़ाते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों युवा गृह के बारे में कि युवा गृह किस तरीके का होता है दोस्तों। तो ये युवा गृह के बारे में अब लोग जानेंगे। देखिए यहाँ की जनजातियाँ जो होती हैं उनके गांव की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि उसमें युवा गृह होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर शिक्षण और प्रशिक्षण होता है। जैसे उरांव जनजाति में अगर आप देखेंगे तो उसके युवा गृह को धुमकुड़िया कहते हैं। जनजातियों में जो उनका जनजातियों के जो संस्कार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसी धुमकुड़िया या युवा गृह में उनको सिखाया जाता है। मुंडा असुर कोड़ा में इसको गीती ओड़ा कहा जाता है। और इसी संस्थान के द्वारा गीत, संगीत, लोकगीत, लोक कथा, नृत्य, सामाजिक धार्मिक नियम और विभिन्न सामुदायिक क्रियाकलाप की जानकारी जो होती है, इनके अनुशासन, इनका उत्तरदायित्व, इन सभी का पाठ जो है इसी युवा गृह में पढ़ाया जाता है उनको। अब हम लोग आपने पढ़ा आज की क्लास में गांव के बारे में, आपने पढ़ा अखड़ा के बारे में, आपने पढ़ा युवा गृह के बारे में। अब आप जानेंगे दोस्तों शासन या हरगंडी। आखिर ये शासन और हरगंडी होता क्या है। देखिए दोस्तों आप सबको पता होगा कि जिस तरीके से जन्म सच्चाई मतलब जन्म हुआ तो आज नहीं तो कल सबकी मृत्यु होनी ही होनी है। और ये पूरे जीवन का सबसे बड़ा सच है, इंसान अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु होगी। और बुढ़ापा हर किसी के जीवन में आने वाला है और हर किसी के जीवन का एक न एक दिन अंत होने वाला है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो जब इनमें जनजातियों में अगर किसी का देहांत होता है दोस्तों, अगर किसी की मृत्यु होती है तो आखिर उसको कहीं ना कहीं दफनाया जाता होगा। तो उस शवों को दफनाने का जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं, उसी को श्मशान कहा जाता है या हड़गंडी भी कहा जाता है। देखिए मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और जलाने जनजातियों में दोनों की ही प्रथा है। और जैसे विशेष परिस्थिति हुई तो उसको जला दिया गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई तो दफना दिया गया, या फिर इस तरीके की प्रथाएं प्रचलित हैं। दाह संस्कार खास करके कम होता है, ज़्यादातर संस्कार जो होता है दफनाने का होता है। शवों का अंतिम संस्कार इसी शासन में होता है। अब हाट किसको कहते हैं, जनजातियों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आपको मिलेगा और ये शब्द है दोस्तों हाट। आखिर हाट किसे कहा जाता है तो हम लोग इसको जानते हैं। ग्रामीण जीवन में इस हाट का बहुत ही विशेष महत्व है। हाट साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक या पाक्षिक होता है, मतलब एक पक्ष में पाक्षिक होता है, किसी एक मतलब एक समय में
ये लगता है, या फिर सप्ताह में 1 दिन लगता है, या फिर अर्ध साप्ताहिक यानी कि 1 सप्ताह में 2 बार लगेगा, या हर दिन लगेगा। इस तरीके के हाट बाजार लगाए जाते हैं। इसी हाट बाजार में लोग खरीद बिक्री, मान लीजिए कोई सामान आपको खरीदना है तो आप हाट में जा करके अपनी सामान को खरीदेंगे, तो यहाँ पर खरीद बिक्री का काम होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मिलने जुलने का भी काम होता है, लोग आपस में मिलते जुलते हैं। फिर यहाँ पर आपस में लोग विचार विमर्श, अब लोग मिलेंगे जुलेंगे तो तुम्हारे गांव में क्या चल रहा है, तो उनके गांव में क्या चल रहा है, तो उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, देश में जिला में क्या चल रहा है, सबका विचार विमर्श यहाँ पर आदान प्रदान होता है। यहाँ तक कि वैवाहिक संबंधों की भी चर्चा होती है। अगर किसी का शादी ब्याह भी लगाना है तो यहाँ पर तय हो जाएगा, और किसके परिवार में क्या चल रहा है, किसके यहाँ टेंशन चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सबकी जानकारी आपको अगर हाट में पहुँचिएगा तो वहाँ पर हो ही जाएगी। अब हम लोग जानेंगे कुछ सामाजिक संरचना इनकी कैसी होती है। तो सामाजिक संरचना के बारे में अब हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आपने हाट के बारे में जाने, आपने शासन के बारे में, आपने अखड़ा के बारे में जाना, आपने सरना के बारे में जाना, और आपने गांव के बारे में जाना झारखंड की। लेकिन अब जानिएगा इन जनजातियों की सामाजिक संरचना, इनका समाज किस तरीके का होता है। तो अधिकतर जनजातियों में टोटमिक गोत्र होता है, यानी कि गोत्र होते हैं और गोत्र का चिन्ह होता है, और उस चिन्ह को जो कहा जाता है टोटम। मान लीजिए किसी का चिन्ह कछुआ है तो कछुआ को आप हर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको मार नहीं सकते हैं, उसको परेशान नहीं कर सकते हैं, उसको दुखी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें टोटम होता है, जो कि ये तो टोटमी गोत्र होते हैं अधिकतर जनजातियों में। अब कुछ जनजातियां जैसे मालेर, सौरिया पहाड़िया, बैगा, किसान, शबर, इनमें कोई गोत्र नहीं होता है, और समान गोत्र में विवाह करना एकदम वर्जित है। एक गोत्र में विवाह नहीं होता है, और चेरो में गोत्र है किंतु उसमें टोटम नहीं होता है। चेरो जनजाति पलामू के तरफ निवास करती है, उसमें गोत्र है लेकिन उसमें टोटम की प्रथा नहीं होती है। बंजारा के गोत्र में जातीय विशेषताएं हैं और जनजातीय विशेषताएं बंजारा में नहीं होते हैं। गोत्र के अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है, जैसे इसको किली कहते हैं, इसको पारी या कुंदा। अलग अलग जनजातियों में गोत्र भी अलग अलग, मतलब अलग अलग गोत्र तो होते ही हैं, लेकिन गोत्र जो शब्द है वो शब्द ना इस्तेमाल करके ये और भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किली कहते हैं, पारी कहते हैं, इसको कुंदा कहते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है गोत्र में। समान गोत्र में विवाह को वर्जित किया गया है। चलिए अब हम लोग बहुत सारा अभी कंटेंट है तो इसको आज तो अभी नहीं करा पाऊंगी। अब हम लोग पहले गोत्र समाज के बाद नातेदारी करके, और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसको करेंगे। देखिए समान गोत्र में विवाह वर्जित होता है, मना है, एक गोत्र में विवाह नहीं करना है। मुंडा सामाजिक जीवन की शुरुआत किली से करते हैं, मतलब किली में शामिल करना। सामाजिक जीवन की शुरुआत गोत्र में शामिल करके किया जाता है, और मुंडा में वंश कुल को खूंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मुंडा जनजाति में खूंट किसे कहते हैं, तो वंश कुल को खूंट कहा जाता है। अब हम लोग नातेदारी के बारे में जाने। नातेदारी मतलब कि जैसे भाभी हो गई, चाची हो गई, मामी होगी, दादा हो गए, चाचा हो गए, देवर हो गए, इस तरीके का। तो श्रेणी सूचक प्रणाली में कई रिश्तेदारों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फुआ और मामी के लिए हातोम शब्द। अलग अलग जनजातियों में देखिए अलग अलग शब्द आपको मिलेंगे। जैसे बहुत सारे में फुआ और मामी के लिए, फुआ के लिए भी और मामी के लिए भी हातोम कहा जाता है। दादा और नाना के लिए ततांग कहा जाता है। दादी और नानी के लिए जियांग भी कहा जाता है। विवरणात्मक प्रणाली में अब जब ससुर को होजोर, सास को हनेर, भाभी को हीली, भवा को किमीन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग कल की क्लास में परिवार और वधू मूल्य के बारे में कल की क्लास में हम लोग करते हैं। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।